स्क्रीन शेयर हो गई बच्चों? यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तुम्हें रिकॉर्डिंग सुननी है? कौन हो तुम? किसको चाहिए रिकॉर्डिंग? एस एनालिसिस। भस्म विश्लेषण। तो हम लोग को प्राप्त करने हैं इनऑर्गेनिक। क्या प्राप्त करने हैं? इनऑर्गेनिक। हम लोगों ने कोशिकाओं में ये देख लिया कि ऑर्गेनिक क्या है। ये हम लोगों ने कैसे देखा? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में हम लोगों ने चीज़ों को क्या किया, उसकी चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद उसको छाना। छानने पे एक तो हम लोग को पूल मिला, एसिड सॉल्युबल पूल, जो कहाँ मिला आपको? परक नली में अंदर मिला, जो पानी के संग था। पानी दैट इज जो भी अम्ल है उसके संग पड़ा हुआ है घुलित अवस्था में, उसको बोला गया अम्ल विलय पदार्थ या भाग। उसके अंदर आपके सिंपल शुगर्स थे, ग्लूकोज वगैरह थे, फ्रक्टोज वगैरह, अमीनो अम्ल वगैरह थे, न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोसाइड थे, इत्यादि थे। वहीं जो हम लोग को जो छन के ऊपर रह गया, जो कपड़े के ऊपर रह गया, कपड़े के ऊपर रह गया था हम लोग का धारित। धारित में क्या क्या था? धारित में हमने कब कहा तुम आ जाओ? हमने नहीं कहा, हमने देखा केवल उधर नहीं। धारित में क्या क्या था? धारित में थे हम लोग के बहुलक। बहुलक में क्या थे? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड था, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड। उसके अलावा क्या थे? लिपिड थे। उसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल थे तथा प्रोटीन्स थे। ये 4 पदार्थ प्राप्त हुए थे। फिर इनका जब विश्लेषण किया गया, पता लगा लिपिड इनमें से एक नहीं है। मतलब उनके अंदर तो उपस्थित है, लेकिन वो गुणों के अकॉर्डिंग वहां पे नहीं होना चाहिए। क्यों? कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, अप्रोक्सीमेटली 800 डाल्टन के आसपास है। वह पॉलीमर नहीं है, स्टिल वहां पे है, क्योंकि वो जो झिल्लियों है, झिल्लियों में प्राप्त होता है। तो जब वो सेल तोड़ी गई तो उसने पुटिकाएं बनाई। पुटिकाएं कैसी थी? जल विरागी थी, हाइड्रोफोबिक थी, जिसकी वजह से वो किसमें मिली आपको? एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन और द रिटेंटेट में मिली, धारित में मिली। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ऑर्गेनिक देख लिया। अब किसी ना किसी कोशिका के अंदर इनऑर्गेनिक भी होता है। जैसे अगर हम बोलें कि ऐसा कोई फल बताओ जो पोटेशियम रिच हो, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, कौन सा है? पोटेशियम रिच। अच्छा, किसी में खून की कमी है तो उसको हरी सब्जियों में ज्यादा कौन सी खानी चाहिए? पालक, मेथी, बथुआ। क्यों? आयरन होता है। कोई पोटेशियम कह रहा है, कोई आयरन कह रहा। क्या ज्यादा होता है? आयरन। पता कैसे लगा? खाने में तो नॉर्मल कट जाती है, आयरन होता कटता मुंह कट जाता। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो पता कैसे लगा? ला इसको कहें, भाग गया। अजय, लेट क्यों आए थे? तुम फोन चलाने लगे? पहले कान में चाय डाल दूंगा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं। फोन क्यों चलाने लगे? अब हमारा पंखा ऑन कर दो, हमें लग रही है गर्मी। थैंक यू, बैठ जाओ। अब हम कैसे पता लगा कि ये लोह, इसमें लोह ज्यादा मात्रा में है? तो करा क्या हम लोगों ने? लिया एक ऊतक का नमूना। क्या ले लिया? एक ऊतक का नमूना। उदाहरण के लिए कोई जंतु, यकृत का टुकड़ा या पालक या
बथुआ की पत्तियां, कुछ भी ले लो आप, जिसकी एस एनालिसिस करनी है वो ले लिया हमने। अब इसको क्या किया, इनका वजन मापा जाता है जो वेट वेट नम भार कहलाता है। जो भी पदार्थ लिया उसको तौल लिया। भैया हाथ के हाथ नहीं लिखना है, बाद में समय देंगे तो खाली बैठोगे, परेशान करोगे लोगों को। अब इसका जो भी वजन नापा हम लोगों ने, वेट वेट हो गया। वेट वेट मापने के बाद क्या किया, इसको ऐसे ही सूखने हेतु छोड़ देते हैं, जिससे जल वाष्पीकरण द्वारा मुक्त हो जाता है। अब इसको सुखा लिया तो उसका पानी उड़ गया। किसके द्वारा उड़ गया, वेपराइजेशन, दैट इज वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ गया। अब फिर से इसका वजन मापा जाता है। यह वजन शुष्क भार, ड्राई वेट कहलाता है। यह वाला वजन क्या हो गया, ड्राई वेट हो गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने सुखा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको कूटते हैं, इसका पूर्णतः दहन कंबसन किया जाता है। आग लगा दी, कंबसन किया, अतः संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ, कंबसन में होता क्या बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक का कंबसन होगा, टोटल कंबसन होगा, तो जो भी ऑर्गेनिक है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो ही रूप में मुक्त हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे टोटली। ऑर्गेनिक सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अतः संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ CO2 व H2 वाष्प के रूप में निर्गत हो जाता है। ये हो गया निर्गत, हो गया CO2 तथा H2 वेपर के फॉर्म में। बचा हुआ भाग भस्म है, इसमें समस्त अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। तो इसके माध्यम से हम लोग को पता लगता है कि किस चीज में कौन सी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, किसमें सोडियम ज्यादा, पोटेशियम ज्यादा, आयरन ज्यादा, मैग्नीशियम ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा। इसके माध्यम से हम लोग पता लगा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एस एनालिसिस और द भस्म विश्लेषण। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लें। इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे जो हम लोगों में दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार के बाद प्राप्त होगा नहीं है, एक्चुअली में कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वहां तो लकड़ियां भी लगेंगी, तो लकड़ियों का भी आपको इनऑर्गेनिक मिल जाएगा। बॉडी को लेना है तो उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालना पड़ेगा, जो विद्युत शब्द दाह गिराए होते हैं,
उसमें जो मिलेगा वो हम लोग की बॉडी का कंपोजिशन है इनऑर्गेनिक। बेटा तो उठ के बंद करो, पैर में तुम्हारे क्या फेविकॉल लगा है या हम वो कह रहे हो लाइट बंद? हमारी शर्ट में क्या क्या लिखा है भाई? शर्ट में क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ लिखा है इसमें तो। कल फंक्शन अटेंड किया था, मजा आया? नहीं आया मजा? क्यों बेटा? अच्छा हैं, आए नहीं थे तुम लोग? आए थे? अजय नहीं आया था, क्यों? अब नहीं फंक्शन कराओगे? गोरखपुर में रैली निकलेगी। क्या क्या नहीं हो? तुम बहुत दिन बाद दिख रहे हो, तुम हो कौन? अमन? इस बैच में क्यों? कौन सा बैच है? हाइब्रिड है ये? ऊपर एसी का एक भाई चल रहा है, RM8, वो ट्रेडल ऑफलाइन है। बस बता दिया, खत्म। लेकिन तुम पहचाने पहचाने लग रहे हो, तुम्हें ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि तुम नए हो। अच्छा, पूरा नाम बताओ। अमन झा। कौन सा बैच था? 8। ओके, तो इस बार 8 में नहीं जाना था, इस बार 10 बैठो। तुम कौन हो भाई सुबह के बैच वाले? सुरेश, इसी में आ रहे थे? फिर हमने क्या बोला? तुम किस बैच से आए हो? 6 से आए हो? ओके, तुम सुबह से आए हो, शाम को शिफ्ट हुए, फिर चाह रहे हो सुबह जाना, ऐसा? कोई नहीं, तुम शाम को ही पढ़ो। शाम के बैच के फ़ायदे ज़्यादा हैं। सुबह आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए समय मिल जाता है, और अगर वैसी वर्षा देखो तो शाम को उतना नहीं मिलता है। इसके फ़ायदे ज़्यादा रहते हैं हमेशा। टीचर मोरलेस सेम ही पढ़ाता है, सभी वैसे सिलेक्शन नहीं, ये भूल जाओ। तुम्हें हो सकता है तुम्हें किसी कोई पसंद आए ना आए। टीचर ये बताओ, ऐसा कोई बैच होता होगा जिससे सिलेक्शन ना होते हो? पढ़ते तो एक ही जैसे टीचरों से हैं सब। आधी हो गई? कोई नहीं,
कोई नहीं, चलता है। आप लोग ऐसे ही भागते रहते हो, बाद में पता लगता है कि सत्य वो नहीं था जो तुम ढूंढ रहे थे। ये चीज आपको लाइफ में झेलनी है। आप डॉक्टर बनोगे, एक मरीज आपके यहाँ आ रहा है, फिर थोड़े दिन बाद वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाने लगेगा, आप भी एमडी मेडिसिन, दूसरा भी एमडी मेडिसिन, वो बोलेगा उन डॉक्टर साहब की दवाई नहीं लगती है। अबे लगेगी कैसे यार, दवाई तो सेम होगी ना। लगना और ना लगना तो वो है कि आपने कितने प्रिकॉशन के संग खाई, डॉक्टर ने जो बोला उसको आपने फॉलो किया कि नहीं। मेडिसिन ऐसा थोड़ा कि सॉल्ट अलग से लगेगा, डॉक्टर के हाथ में कोई जादू है। तो वही चीजें हैं, टीचर पढ़ाते मोर और लेस सेम ही है। आपको नीट में सेम मिलेगा, आंसर भी सेम मिलना है, बस आपकी इच्छा है, आपको समझ में किसी से आया नहीं आया। मुबारक हो, सारा कंप्लीट। भस्म विश्लेषण कंप्लीट। तो हम लोगों ने एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिस सेगमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने ऊतक का अध्ययन पूरा कर लिया। उसको हमने ऑर्गेनिक के तरीके से भी देख लिया, इनऑर्गेनिक के तरीके से भी देख लिया। तो इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे हम लोग वो जो अभी भी यूज का नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अभी हम लोग उस चीज की बात करेंगे जो ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में या जिनकी उपयोगिता के बारे में इंसानों को नहीं पता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल एग्जैक्टली शुरू होगा। ठीक, अब मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी मुझे करानी है, अगेन लफड़ा वही, मैं इंग्लिश कराऊंगा, तो एनसीईआरटी निकालो आप लोग। इस एनसीईआरटी में छांट छांट के चीजें करनी है, एनसीईआरटी सीक्वेंशियल नहीं है। नहीं लाए हो, मैंने तो कहा मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मेरे को चाहिए कब, मोबाइल में निकाल लो, है ना। मोबाइल में ही आती है। तुम हो, हम हैं, बाकी ये सब अलग हैं। आप एक काम करना, फिर कल करा दूंगा, कल हार्ड कॉपी वाली एनसीईआरटी ले आना, क्योंकि आपकी हिंदी है उसमें मैं बताता चलूंगा, ऐसे फिर दिक्कत होगी। कल हार्ड कॉपी, हाँ हार्ड कॉपी लाना, दैट इज किताब लेके आना कल, ठीक, याद से मैं आगे पढ़ा दे रहा हूँ। एक होमवर्क दिया था, वो टेबल नोट कर ली थी। होमवर्क दिया था एक छोटा सा, तो नोट कर लिया तुमने, जब पता लगा तो नोट किया। बहुत दुष्ट हो। भूल गए, इंसान है, तुम लोग सब्जेक्ट भूल जाते हो, हम ये नहीं भूल सकते। टेबल 9.1A, इसको नोट डाउन करना है कॉपी में, हमने जितना कहा उतना सुन लो, इसको नोट डाउन करना है। 9.1A, ए नहीं नहीं, ए उसके आगे एक कंपेरिजन है, 9.1 है टेबल, वही मैं कहूँ ABCD तो दिख नहीं रही इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कल मैं बताऊंगा इसका उपयोग कैसे करना है। टेबल 9.1 इसमें कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नए पन्ने से आप हेडिंग डालिएगा, मतलब जगह छोड़ के। मेटाबोलाइट्स हम लोग में, बेटा देख लीजिए घर में कर लेना, हम लोग के शरीर में या किसी भी जीवित में उपापचय उसका बेसिक गुण है। हम लोग सजीव को निर्जीव से अलग अलग करते हैं, अलग अलग उसको व्याख्यात करते हैं, किसके आधार पे, उपापचय किसमें है किसमें नहीं है। तो बेसिक थीम हम लोग की क्या है, उपापचय होना। तो कोई भी जीवित है उसके अंदर उपापचय होगा। उपापचय में बने पदार्थों को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स, क्योंकि उपापचय को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में जो भी पदार्थ बने उनको अंग्रेजी में बोलेंगे मेटाबोलाइट, हिंदी में बोलेंगे उपापचयज। शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं, बहुत सारे पदार्थ बन रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो उपापचयज क्या है, यह है वह पदार्थ हैं जो
शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में निर्मित होते हैं। किसमें निर्मित होंगे? उपापचयी क्रियाओं में निर्मित होंगे। इन पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया गया है। उपापचयों को कितने भागों में विभक्त किया गया? 2। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अथवा प्राथमिक उपापचयज। ये क्या है बच्चों? किसी भी जीवधारी में हजारों की संख्या में रासायनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, हजारों की संख्या में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। जैसे अमीनो एसिड बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रही है, फ्रक्टोज बन रही है, फैटी एसिड्स हैं, या अन्य पदार्थ हैं जैसे हीम बन गया या क्लोरोफिल बन गया। तो इन सभी के हम लोग को उपापचयी वो पता है कि यूज क्या है, किस चीज़ में काम में आ रहा है। अगर ग्लूकोज बनाए तो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हीम बनाए तो वो क्या कर रहा है हम लोग का, आपकी आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण में हेल्प कर रहा है। तो वह सभी उपापचय जिनके बारे में हम लोग को क्लियर कट ये पता है कि उनका शरीर में कार्य क्या है, फिजियोलॉजिकली किस काम के लिए हैं, वो सारे के सारे बोले जाएंगे प्राथमिक उपापचय। जो सारे के सारे क्या हैं? प्राथमिक उपापचय। तो इसकी वो क्या हो गई परिभाषा वगैरह। किसी भी जीवित प्राणी में हजारों की मात्रा में कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते रहते हैं। जैसे सरल शर्कराएं, सरल शर्करा, एमिनो अम्ल, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल इत्यादि। वह सभी पदार्थ, वह सभी उपापचयज जिनका शरीर में कार्य ज्ञात होता है, अर्थात वह शरीर की भिन्न भिन्न उपापचयी क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं। वह प्राथमिक उपापचयज कहलाते हैं। जिनका भी नोन रोल है, जिनका भी ज्ञात रोल है, वो सारे के सारे क्या हैं? प्राथमिक उपापचय। जैसे ऊपर शर्करा का रोल आपको पता है, अमीनो एसिड का पता है, हीमोग्लोबिन का, क्लोरोफिल, इन सभी का रोल आपको ज्ञात है। तो ये सारे के सारे प्राथमिक उपापचय हो गए। परंतु केवल सृष्टि में यही नहीं है, केवल दुनिया में यही नहीं है, दूसरी श्रेणी भी है। दूसरी श्रेणी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अर्थात
द्वितीयक उपापचयज। अब ये क्या हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म जीवधारी हैं उनके मेंबर्स में बने, या पादपों पे बने, पादपों में बने, या कवकों में बने, फंजाई वगैरह में बने, इनके उन कोशिकाओं के अंदर जहाँ पे निर्मित हो रहे हैं वहाँ पे इनके डेफिनेट फंक्शंस नहीं पता है, या वी कैन से कि जो उनकी नॉर्मल वृद्धि है, जो उनका विकास है, उसमें इनके क्लियर कट आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं है। मतलब क्लियर कट ये नहीं पहचान होती है कि किस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेंट हैं, तो उसके बारे में ह्यूमंस को ज्ञात नहीं है। ह्यूमंस को ज्ञात नहीं है तो इन्होंने इसको किस कैटेगरी में डाल दिया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जो मानव ने जितनी भी अध्ययन किया पादपों का या कवक का या सूक्ष्म जीवधारियों का, हमारा अध्ययन वहां तक नहीं पहुंचा है कि इन पदार्थों की उपयोगिता को ज्ञात कर पाए। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं वो जो हैं वो हम लोग के लिए यूजफुल हैं, हम लोग अपने किसी ना किसी यूज में लेते हैं, तो वो सारे के सारे पदार्थ किस कैटेगरी में डाल दिए गए हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की डेफिनेशन क्या? यह वह पदार्थ हैं जो विशिष्ट पादपों द्वारा कवकों द्वारा या सूक्ष्म जीवधारियों की विशिष्ट जनता। जनता मतलब प्रजाति हुआ, प्रजाति हुआ, प्रजातियां तो स्पीसीज होती हैं। जनता क्या होती है? वंश की विशिष्ट वंशों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं तथा इनका उन जीवधारियों में वृद्धि एवं विकास में कोई भी ज्ञात कार्य नहीं होता है। मानव इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ज्ञात नहीं कर पाए हैं। वह सभी द्वितीयक उपापचयज हैं। इनका मानवों में उपयोग होता है तथा यह पदार्थ इकोलॉजिकल, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी के आधार पर उपयोगी हो सकते हैं। याद क्या रखना है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन ज्ञात नहीं, वृद्धि तथा विकास में कोई भी प्रत्यक्ष कार्य इनका नहीं पता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं पता, वो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। अब इनको यूज करेगा इंसान,
अपने बेटरमेंट के लिए, अपने किसी न किसी फायदे के लिए। तो हम लोग इसकी एक श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं, जिस श्रेणी में हम लोग देखेंगे इनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण। तो पहले इसको यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं श्रेणी स्टार्ट करूँ। इसको नोट डाउन कर लें। तो उसके बैग से क्या निकाल दो? अच्छा, बैग तुम्हारा है। ठंडा लग रहा है? बंद कर लो पंखा। अब रूम सही हो गया है। उठना तुम्हें ही पड़ेगा, हम नहीं उठ रहे। तो बैठी रहो, कुड़कती रहो। जैसे ही घर में होता है बिस्तर में बैठ जाओ, पंखा कौन बंद करे? अब ठंडा लग रहा है लेकिन उठेंगे नहीं। ये छोटा छोटा हो गया, बड़ा कर देता हूँ, छोड़ो, मैं एक्सपेंड कर दूंगा, आप बताना। क्या कह रही हो कि खाली बैठे पंखा नहीं बंद कर रहे? इसको बोलते हैं जान है तो जहान है। बेटा बाकी तो लिख लें, इतने वो मत बनो मतलब ही। और मैंने पढ़ाया, याद हो गया होगा, खुद लिख लो। याद हुआ 3 देर में? अब अजय नहीं कह रहा, अगर इतनी देर में तो याद हो गया होगा, तो मैं लिखा रहा था। देखो कितना याद हुआ है, लिखो। अगले साल खुली जीप में कौन कौन बैठने का इच्छुक है? जो खुली जीप में बैठ के जुलूस किस किस का निकाला जाए, कोई है इच्छुक इस क्लास में? कौन सा जुलूस? तुम कल आई नहीं तो बच्चों को देखा नहीं था, रोड शो हुआ था जीप। तो फिर तुम किस डायरेक्ट नहीं बोला था? अरे तो दिखे तो होंगे बाहर, ढोल मजीरे बज रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं पता लगा? हे राम, तुम लोग के तो उससे वो छूट ही गया फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। जीप में आए थे बच्चे, खुली जीप में खड़े होकर पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए, ढोल नगाड़ों के संग, बैंड बाजे के संग, पटाखे फूट रहे थे, पसीने छूट रहे थे। अब नीचे एक केवल इतना रह गया कि उनको द्वितीयक उपापचय किसे कहते हैं, मार देंगे अब तुम्हें हम, पैरासाइट हो गए वो। खिसक गया, देखने लगा।
हो गया बच्चों? बढ़िया आगे बच्चों, कितना रह गया बेटा? ओ सिंह साहब, कितना रह गया? पूरा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अभी हेडिंग पड़ी है? तो तुम घर पे लिखना, ठीक? ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगी? पेपर छूट जाएगा बेटा ऐसे अगर इतने धीरे हाथ चलाओगी। जूलॉजी बॉटनी होगा, घंटा बच जाएगा उधर, पेपर समाप्त हो गया। और किस किस का रह गया है? एक इस बालक का रह गया है। तुम्हें अपनी टी शर्ट प्राप्त नहीं हुई दोस्त? ओ भाई, अपने आकाश की टी शर्ट प्राप्त नहीं हुई? फिर धुलने डाल दी? खुद धो लिया करो, धो भी धोता है, खुद नहीं धोते हो? वेरी गुड, बहुत सही है यार। कितना पैसा लेता है? 150 रुपये महीने के? कितने ही कपड़े दो? कितने ही देते हो? तो 2-3 मिला के लगाओ। टी शर्ट तो एक जैसी है। बड़े आगे अब हैं? मैं कह रहा हूँ टी शर्टें तो एक जैसी हैं, टी शर्ट थोड़ा पहचान पाएगा तुम्हारी नहीं है। चलो देखें अब, द्वितीयक उपापचयज वर्णक पिगमेंट्स। दो वर्णक हम लोग के द्वितीयक उपापचयज हैं, एक तो है जेंटोफिल, कैरोटीन्स दिया बेसिकली आपके सिलेबस में, कैरोटीन्स और एंथोसाइनिन। कौन कौन है? कैरोटीन्स तथा एंथोसाइनिन। कैरोटीन्स का आपके शरीर के लिए क्या कार्य है? मैंने कहा ना ये अधिकतर हम लोग के लिए लाभदायक हैं या किसी न किसी और कार्य में आ रहे होंगे। कैरोटीन्स बच्चों, जो बीटा कैरोटीन होता है जो आपको ये फल सब्जियों में मिलता है,
ये आपका लीवर उसको कन्वर्ट कर लेता है विटामिन ए में, और विटामिन ए हम लोग की नेत्र में रोडोप्सिन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोशिकाओं के विघटन को विभाजन है वो कराता है। जो गैमीट्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उसके निर्माण के लिए जरूरी होता है। तो कैरोटीन से बनेगा विटामिन ए, कौन बनाएगा? लीवर। इसके लिए हम लोग के लिए लाभदायक होता है। पीले रंग के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे आपके पपाया हो गया, आपके ये हो गए आम वगैरह, उसमें अंदर प्रचुर मात्रा में है। एंथोसाइनिन क्या करता है? यह सेल्स के वैक्यूल में घुलित अवस्था में मिलता है तथा रंग प्रदान करता है। जितने भी पादपों के आप रंग देखते हैं, ये रंगों के पीछे है एंथोसाइनिन। वैक्यूल के अंदर घुला हुआ है, अलग अलग पीएच पे इसका कलर अलग अलग होगा। आप पर्पल कलर का फ्लावर देख रहे हैं तो उसके अंदर भी एंथोसाइनिन है, रेड वाले के अंदर भी है, पीले वाले के अंदर भी है। जैसे भी रंग के फ्लावर्स हैं सबके अंदर कौन भरा हुआ है? एंथोसाइनिन। अलग अलग पीएच है वैक्यूल का, जिसकी वजह से इसका कलर अलग अलग हो जाता है, पिगमेंट सेम है। तो जो कलरफुल फूल है आपको जो पसंद है वो एंथोसाइनिन, जो कैरोटीन है आपके शरीर में विटामिन ए का निर्माण करेगा यकृत के द्वारा। ठीक, ये हो गया वर्णक। सेकेंड, एल्केलॉइड्स। सेकेंड कैटेगरी में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्केलॉइड्स, जैसे मॉर्फिन, कोडीन। मॉर्फिन बोले तो मॉर्फिन क्या? मॉर्फिन मॉर्फिन होती है, ये प्राप्त किससे होती है? वेरी गुड, हाँ, अफीम प्लांट है, पेपरबेल सोमनीफेरम अफीम, और द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के किस भाग से प्राप्त होती है? लेटेक्स। लेटेक्स, वेरी गुड। चीरा लगाते हैं किसमें? चीरा कहाँ लगाएंगे? अफीम निर्माण की प्रक्रिया किसको पता है? कैसे अफीम बनाते हैं? बताओ, तुम बता रहे हो, बताओ। फिर गुम हो गए, तुम्हें ही देख रहा हूँ दोस्त, बहंगा थोड़ा हूं मैं, आप ही को देख रहा हूँ, क्लियर कट आपको देख रहा हूँ। अबे बोलता क्यों नहीं है? अफीम बनानी आती है? आती है, छुपा रहा है। अफीम छुपानी भी आनी चाहिए। अफीम कैसे बनाते हैं? अफीम जो है आपका है क्या, आपको क्वालिफाइड तो बनाना ही है ना, डॉक्टर नहीं बने तो कुछ ना कुछ तो जीवन यापन करोगे। एक ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है पॉपी के प्लांट के फ्लावर में। ये है ओवरी, ये क्या है? ओवरी। इसमें लगी हुई हैं सुंदर सी पेटल्स, पतले पतली पंखुड़ियां होती हैं उसकी। ये अब जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये पत्तियां झड़ जाएंगी, ये झड़ गई, ठीक है। यहाँ पे छिद्र होते हैं, ये छिद्र से इसके बीज डिस्पर्स होते हैं, लेकिन उस स्टेज पे जाने ही नहीं देना है। पत्तियां झड़ गई इसकी, उसके बाद ब्लेड लेके इस पे लगाए जाएंगे चीरे। हल्के हल्के ब्लेड को हल्के हाथ से फेरा जाएगा, जिससे इसकी त्वचा में हल्का सा चीरा लगे। अब यहाँ से इसमें से निकलेगा लेटेक्स। क्या निकलेगा? लेटेक्स। जैसे द्रव्य दूध जैसा निकलता है ना, वो निकला, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सूख जाएगा। फिर इसको ब्लेड से खुरच के निकाल लेंगे। जो खुरच के निकाला वो कच्ची अफीम है। अफीम का फिर जो डिस्टिलेशन होगा, मतलब उसका जो प्रसंस्करण होगा, उससे बनेगी मॉर्फिन। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दो, डाई एसिटाइलेशन की प्रोसेस से बन जाती है, इसी से बन जाती है हेरोइन। मॉर्फिन के आगे कौन बन जाएगी? हेरोइन। कोडीन भी इसी प्लांट का प्रोडक्ट है, कोडीन भी इसी प्लांट के जो फूल वगैरह हैं इन्हीं से प्राप्त होता है। तो ये दोनों पदार्थ क्या हैं? इनको बोलते हैं एल्कलॉइड। ये किससे मिले? अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं।
अफीम पॉपी के प्लांट से प्राप्त लेटेक्स है। ये 12th की एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, अफीम का पौधा भी दिखा रखा है। अब हम लोग के किस काम आती है अफीम? अफीम किस काम आती है? सूंघने के? मेडिसिन, वेरी गुड। अफीम का मेडिसिन में यूज है। ये हम लोग की एक तरीके से पेन किलर है। किसी की सर्जरी होगी तो दर्द बहुत होगा सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव, तो अफीम को दिया जाता है। बहुत बार आपने मूवीज में देखा होगा, जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, ये लोग अफीम का यूज करते हैं। बुलेट इंजरी हो गई, किसी को घाव लग गया, चोट लग गई, तो अफीम के इंजेक्शन ले लेंगे जिससे उनका दर्द चला जाए और बाकी जो ऑपरेशन तक वो पहुंच पाए बिना दर्द के। तो अफीम बेहतरीन प्रकार की दर्द निवारक है, जिसको दर्द निवारण के लिए लेते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज में लेते हैं। ये इसका उपयोगिता है ह्यूमंस के लिए। ये क्लियर? फिर इसका लोग अब्यूज करने लगते हैं। ड्रग अब्यूज में इसीलिए पढ़ाई जाती है, जिनको जरूरत नहीं, बिना मेडिकल परामर्श के अगर अफीम का यूज कर रहे हैं तो वो अफीम हो गई है ड्रग अब्यूज में। जैसे इसने बताया अफीम सूंघते हैं या खाते हैं या पीते हैं, वो सारा का सारा ड्रग अब्यूज। अगर नॉर्मल इंसान यूज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रग अब्यूज, ड्रग व्यसन, ड्रग व्यसन। पुराने जमाने में अफीम को यूज करती थी जो महिलाएं हैं, वो यूज करती थी। किस लिए? वेरी गुड। कैसे पता? लिखा था बुक में? अच्छा, वेरी गुड। बच्चों को सुलाने के लिए यूज करती थी। जैसे कोई खेती बाड़ी का काम होता था, अब बच्चे घर में अगर रोएंगे तो खेती बाड़ी कैसे होगी, तो उनको थोड़ी सी अफीम चटाई और चटा के अपने खेत पे काम करने चले गए। अब बहुत बार क्या हुआ, अफीम निकाली, ज़्यादा चटा दी, बच्चा बहुत देर तक के लिए सोया, थोड़ी और ज़्यादा चटा दी गलती से, बच्चा सोते सोते निकल लिया, बहुत डेथ होती है इस वजह से। अफीम की वजह से बहुत डेथ होती है, अफीम ज़्यादा चटा दी, मर गया। अब इसको फिर यूज करते थे फीमेल फिटिसाइड में। फीमेल फिटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या में क्या है, अब ये कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा थी, हरियाणा में भी। अब बच्ची पैदा हुई, गला घोंट के मारना या और तरीके से मारना थोड़ा सा असहनीय टाइप का है। अब उनको क्या करते थे, ज़्यादा मात्रा में दूध में अफीम दे दी। अब वो दूध में अफीम पी के सो गई, मात्रा ज़्यादा है, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम पूरा स्लो डाउन हुआ, बच्चे की डेथ हो गई। तो नेचुरल लगेगी कि बच्चा मर गया, कोई आक्षेप भी नहीं लगेगा। और इस तरीके से फीमेल फिटिसाइड में यूज होती थी अफीम। अफीम के सारे केस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये द्वितीय उपापचय में पिगमेंट्स हो गए, अल्कोलॉइड हो गए। अब देखेंगे हम लोग एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल में आपको केवल एक एग्जांपल दिया है, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल में क्या है बच्चों, जो भी आप लोग विज्ञापन देखते हैं कि विम बार में 1000 नींबुओं की शक्ति, तो अक्ति शक्ति कुछ नहीं, नींबू है ही नहीं। नींबू इतना दुनिया भर में उत्पाद नहीं हो रहा है जितना उनके विम के अंदर है। तो ये आता क्या है, एक लेमन ग्रास आती है। लेमन ग्रास को अगर हाथ से मसलोगे, खुशबू सूंघोगे, बिल्कुल नींबू जैसी खुशबू आती है। तो लेमन ग्रास के एसेंस को निकाला जाता है, मतलब उसमें से उसका जो वो है स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, उसको निकाल लिया, उसका निचोड़ निकाल लिया, उसको जरा सा मिलाओगे, पूरे की पूरी चीजों में नींबू की खुशबू हो जाएगी। ये आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की एक बड़ी घटिया सी मूवी आई थी, वो लक्ष्मी बाम, तो जिसमें बिकी टिकट धोता है, उसमें वो लेमन ग्रास में ही धोता है, उसी की चाय बना के पी थी जिसे भूत लग गया था वहां। तो लेमन ग्रास ऑयल बिल्कुल लेमन के उसकी तरह। नेट चला गया है, ऑनलाइन वाले अधर में लटक गए हैं। भूत का नाम आया, देखो नेट भाग गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। होल्ड ऑन। अब देखो तुम लोग के घर में किस किस में लक्ष्मी बम पहुंचता है। भूत से तो डर नहीं लगता होगा।
मिनट बचे हैं इंटरनेट के ही। और बस हो गया। तो लेमन ग्रास ऑयल के लिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी टेपिनॉइड्स की। टेपिनॉइड्स में बच्चों मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स। मोनोटर्पीन डाइटर्पीन्स आपको किसमें प्राप्त होगी? जितने भी जितने भी मसाले होते हैं उनमें ये ऑयल के फॉर्म में होती हैं। ये फ्रेगनेंस देती हैं, जो इलायची की खुशबू है, लौंग की खुशबू है, तेज पत्ते की खुशबू है, सारे के सारे किससे हैं? मोनोटर्पीन डाइटर्पीन। कपूर की खुशबू है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? खुशबू दे रही हैं। हम लोग के किस यूज की? मसाले हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, एपेटाइजर हैं, भूख को बढ़ाते हैं। बहुत सी जगह ये दूसरे कृमियों को मारते हैं। जैसे भी आपने कोरोना काल में सुना हो कि उसमें लौंग के संग अजवाइन मिलाई है, अजवाइन के संग कपूर रखी है, उसकी अगर खुशबू को सूंघेंगे तो आपकी ब्रीदिंग इजी हो जाएगी, अच्छी ब्रीदिंग में हेल्प मिलेगी। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए इनको यूज करेंगे। तो ये किसमें मिलते हैं? ये है मसालों, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, और क्या क्या होते हैं मसाले? दालचीनी इत्यादि में मिलते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल भी इन्हीं से निर्मित होता है। आप कोई भी वो लेके आइए इनहेलर नाक खोलने के लिए, यूकेलिप्टस ऑयल होगा। सर दर्द के लिए और नाक के में जुकाम के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण दवा कौन है? यूकेलिप्टस। या दांत दर्द में क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, दांत का दर्द कैसा भी हो लौंग के तेल से चला जाएगा। तो ये उसके अंदर टेपिनॉइड्स हैं जो एसेंशियल, जो हम लोग के लिए यूजफुल हैं। इसके बाद टॉक्सिन्स की कैटेगरी में दो हैं, रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है। अरंडी मतलब कैटरैक्ट, कैस्टर सीड ऑयल। आपने देखे होंगे 5 कोने वाला पत्ता होता है, जो उसका वो होता है खोल के अंदर होता है, उसमें कांटे कांटे निकले होते हैं, एक दूसरे के मारते थे, स्वेटर पे चिपक जाता था, शर्ट पे चिपक जाता था, उसके बीजों से मिलता है रिसिन। ऐसे एक प्राप्त होता है एब्रिन। रोजेरी पी के बीजों से प्राप्त। इससे प्राप्त जो पदार्थ हैं जहर हैं। ये क्या हैं? विषैले पदार्थ। इनकी क्या उपयोगिता ह्यूमंस के लिए? जो जैसे चाइना ने कोरोना का टेस्ट किया, पूरा विश्व परेशान है, बहुत से लोग मर गए, कि यह है बायोलॉजिकल वेपन, जैव आयुध। तो इसी तरीके से रिसिन और एब्रिन पे भी रिसर्च चलती है कि अगर किसी दूसरे देश के जो सैनिक हैं उनके जो खाने पानी की चीज़ों में इनको मिला दें तो ह्यूज क्वांटिटी में बिना किसी गोली वोली के उनकी डेथ कराई जा सकती है। तो उनके लिए इनकी उपयोगिता होती है, इन पे रिसर्च चलती है। जितने वायरस हैं, वायरस पे भी सारी सेनाएं रिसर्च करती हैं। जैसे हम लोग का डीआरडीओ है, डीआरडीओ भी विभिन्न प्रकार के वायरसों पर रिसर्च करता है कि जिससे जैव आयुध बना सकें, बायोलॉजिकल वेपन बना सकें। दूसरे देश के ऊपर अगर छोड़ा जाए तो उसकी अधिकांश जनसंख्या बिना गोली वोली के मारी जा सके, क्लियर, जिससे कब्जा करना इजी हो जाए। तो ये टॉक्सिन्स है जिस पर रिसर्च चलती है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, लेक्टेंस कौन
कैनावेलिन ए। इसका प्रतिरक्षी कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, उसके कार्य को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज आपसे नहीं पूछा जाएगा। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है बहुलक पदार्थ। बहुलक पदार्थ में आपके गम है, गोंद, रबर, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो सेल्यूलोज ही है। ठीक, तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार इसको आप लोग कल बना लेना, इसको मैं भेज दूंगा, इसको घर पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, एक रह गया, ड्रग्स रह गई, सॉरी। ड्रग्स भी देख लो। ड्रग्स, औषधियाँ। औषधियों में एक है विनब्लास्टिन और एक है कुर्कुमिन। विनब्लास्टिन प्राप्त होती है बच्चों सदाबहार के पौधे से प्राप्त होती है। सदाबहार जानते हैं? सदाबहार छोटा सा फ्लावर होता है, 5 पंखुड़ी का, पर्पल कलर भी होता है, सफ़ेद भी है, लाल भी है। अब अलग अलग शेड आ गए हैं। कैथरेंथस रोजियस बोलते हैं अंग्रेजी में सदाबहार। सर बेटा ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ये भी याद करना है। एक्स्ट्रा नहीं लिखा बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का है। जो हम अपने हाथ से लिख रहे हैं वो याद करने के लिए पढ़ा रहे हैं गुड़िया। ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं। कल इसको ओपन करके दिखाऊंगा सदाबहार दिखता कैसा है। कुर्कुमिन ये है हल्दी से प्राप्त होती है। जो प्रदाह होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए कुर्कुमिन को यूज करते हैं। चोट चपेट लगती है, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं जिससे आपके शरीर में जो सूजन वगैरह चली जाए, दर्द शांत हो जाए। विनब्लास्टिन का उपयोग होता है कैंसर में। कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन यूज होती है वो विनब्लास्टिन है। ये कोशिकाओं के जो विभाजन हो रहा है उसको रोक देती है, विभाजन को रोकेगी, माइटोटिक इनहिबिटर है उसकी वजह से। कल इसको नोट डाउन करना, इस पॉइंट को कल ड्रग्स वाले को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। आपका ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, ब्रेक स्टार्ट हो चुका है आपका, आप जा सकते हैं। मैं इसको भेज के ही जाऊंगा। हमने कहा जा सकते हैं, तो तुम पीछे जाके बैठ गए। हेलो, हाँ भाई, गुड इवनिंग। हैं अभी इसमें 104 में ठीक है, मैं नीचे ही हूँ। हाँ हाँ भेज दो, मैं तो
ओके, थैंक यू।